सो हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का अगेन बहुत बहुत स्वागत है इस तीसरे पार्ट में। चैप्टर का नाम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, पहला चैप्टर है। बहुत बेसिक से हम इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। आई होप आपने वीडियो का पहला और दूसरा पार्ट ज़रूर देखा होगा, उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इसीलिए उसको भी ज़रूर वॉच आउट करिएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं लैंड अंडर द इम्प्रूवमेंट रिलीफ फीचर इन इंडिया, यानी कि भारत में महत्वपूर्ण राहत सुविधाओं के तहत जो भूमियाँ हैं वो किस तरीके से आ रही है। भारत के अंदर जितना भी लैंडमास हमें मिलता है, जितना भी लैंडमास हमें मिला हुआ है, उस लैंडमास के अकॉर्डिंग अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये लैंडमास हमें ये बताता है कि देखिए इतना इलाका किस किस प्लेस पे, कितनी कितनी जगहों पे, कहाँ कहाँ पे आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो भैया देखो, प्लेन सरफेस, यानी कि अगर हम 139 करोड़ की जनसंख्या प्रेजेंट टाइम पे हो रहे हैं, तो पूरे भारत का अगर 2.4% वर्ल्ड के कंपैरिजन में अगर हमारे पास ज़मीनें हैं, तो ये ज़मीनें हमें कितना क्या कहते हैं रहने की जगह देती है, और कितना क्या कहते हैं दूसरी और इलाकों के अंदर ये ज़मीनें हमें देखने को मिलती है। अगर सिर्फ मैदानी क्षेत्र देखें तो 43% मैदानी क्षेत्र है। उसके बाद माउंटेन वाला प्लेस जहाँ पे सिर्फ पहाड़ पहाड़ है वो तो 30% है। एंड देन उसके बाद प्लेटूज, जिसे हम पठार बोलते हैं सरल भाषा के अंदर, वो हमें 27% पे देखने को मिलता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि पूरी दुनिया का 4%, मतलब मैं आपको एक छोटा सा रेशो समझाने की कोशिश करता हूँ कि पूरी दुनिया की मतलब हमारे भारत देश की जनसंख्या कितने छोटे से हिस्से पे रहती है। अगर 139 करोड़ की जनसंख्या को देखें तो हमारा इलाका आता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसे अगर हिंदी में देखें, किलोमीटर स्क्वायर, अगर इसे हिंदी में देखें तो 32,80,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका पूरा हमारा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ इतना है, टोटल इतना है। और उसके बाद अगर हम लोग इसको परसेंटेज में निकालने की कोशिश करें तो 2.4% हमें ये जगह देखने को मिलती है। पूरे दुनिया का 2.4% हमारे पास है। इस 2.4% का सिर्फ 43% ही इलाका है जो प्लेन सरफेस का है, और ये प्लेन सरफेस पे ही 43% के 139 करोड़ की जनता रहती है। देख रहे हो कितना बड़ा झोलझाल है। जिस जमीन पे आप रह रहे हो सही मायने में वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा छोटी हमें देखने को मिलती है। लेकिन उनमें से भी जो प्लेन सरफेस है उनमें भी ज़मीन का यूटिलाइजेशन अलग अलग है। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ ज़मीनें फॉरेस्ट को मिल गई है। फॉरेस्ट में कितनी परसेंट ज़मीन आप देख सकते हो, 18.11% ज़मीन तो फॉरेस्ट की है। उसके बाद ऐसी ज़मीन जो बहुत लंबे समय से प्लेन सरफेस पे तो बंजर पड़ी है, बैरन पड़ी है, इसका कोई यूज़ ही नहीं है। बस ये ज़मीन है जो नॉन एग्रीकल्चर वाली प्लेस है, बिल्डिंग वाली जगह है, रोड वाली जगह है, फैक्ट्री वाली जगह है, जिनका इस्तेमाल हम लोग कर पा रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पे पैस्चरस लैंड, ग्रेजिंग लैंड, दैट मीन जहाँ पे चरवाहा वाली ज़मीनें हैं, जहाँ जानवर चरते हैं, इन ज़मीनों का हमारा कोई इस्तेमाल नहीं है। ये वो ज़मीनें जो 5 सालों के लिए वेस्ट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं। ये वो ज़मीनें जहाँ पे अलग अलग टाइप की ट्रीज उगे हुए हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। फिर ये ज़मीन फैलो लैंड, जो ऑफकोर्स क्या कहते हैं काफ़ी लंबे समय तक बंजर पड़ी हुई है, उसका इस्तेमाल कुछ हो नहीं पा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके ज़मीनों का हम इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि कितने परसेंटेज छोटे प्लेस पे हम लोग रहते हैं। सिर्फ इतना सा ही प्लेस अगर हम देखें तो इतना ही प्लेस है जो हमारा क्रॉप्ड वाली जगह है, जहाँ पे खेती हो सकती है। और इन खेती वाली जगहों को ही हम काट काट के, तोड़ तोड़ के, काट काट के, तोड़ तोड़ के घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जनसंख्या को इन्हीं जगह पे बसाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम भारत में कृषि भूमि का उपयोग देखें तो कृषि भूमि का उपयोग आप देख सकते हो, यानी कि टोटल 43% अगर हम प्लेन सरफेस का देखें तो इन जगहों पे भारत की कृषि भूमि का यूज़ हो रहा है। परसेंटेज मायने आप नहीं रखते हैं क्योंकि परसेंटेज में थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकती है। अब बात करते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। ज़मीन का इस्तेमाल, लैंड का इस्तेमाल किस किस पैटर्न से होता है। अगर आप कहीं पे बसना चाहोगे, कहीं पे भी रहना चाहोगे, तो ये सारे फैक्टर आपके लिए मैटर करेंगे। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, द यूज ऑफ द लैंड इज डिटरमाइंड बाय बोथ फिजिकल फैक्टर। ये सारे फिजिकल फैक्टर है। यहाँ पे जैसे कि वहाँ पे ज़मीन, जैसे कोई इंसान अगर बसेगा तो वहाँ पे ज़मीनें प्लेन होनी चाहिए, टोपोग्राफी कैसी होनी चाहिए, ऊबड़ खाबड़ है या प्लेन सरफेस से मैटर करता है, ठंडी कैसी है, गर्मी कैसी है, सॉइल टाइप कैसा है, ह्यूमन फैक्टर में जनसंख्या, डेंसिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ें मैटर करेगी जब जाके आप कहीं पे बसोगे। नहीं तो अदरवाइज आप कहीं पे क्यों बसोगे। जनसंख्या के हिसाब से देखें तो पूरी दुनिया का 2.4% ज़मीन का टुकड़ा हमारे पास मिला हुआ है। उस टुकड़े को अगर हम संख्या में देखें तो 32,80,000 स्क्वायर किलोमीटर में आता है।
इनमें से सिर्फ इतने ही इलाके हैं जहाँ पे खेती होती है, और उनमें से खेती वाले प्लेस में से भी 80% से ज़्यादा खेती तो पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर होती है, जबकि 10% से कम खेती अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार, यहाँ पे 10% से कम खेती होती है। तो आप ये देख सकते हो ये भी प्लेन सरफेस में से हर जगह सारा सेम नहीं है। तो फिर सरकार ने क्या करा, सरकार ने पूरी तरीके से नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई। It was considered initial for the maintenance the ecological balance, the livelihood of the millions people. नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1998 के अंदर बनाया गया, क्योंकि 1988 के अंदर बनाया गया क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ज़मीन बची नहीं है, जंगल काटते चले जाएंगे तो भैया फिर बायोलॉजिकल जो मतलब फॉरेस्ट वाला सिस्टम है या इकोनॉमिक वाला सिस्टम है, या मैं कह सकता हूँ कि पारिस्थितिक तंत्र हमारा जो है चेन बैलेंस वो भी खत्म होता चला जाएगा, तो हमें उसको भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो ज़मीन कम क्यों हो रही है, ज़मीन कम क्यों हो रही है, क्योंकि ज़मीन एक रिसोर्स है। तो कंटिन्यूसली यूज ऑफ लैंड ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम विदाउट टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज इट, मतलब कि जब से हम, हमारे दादा, उनके पापा, उनके परदादा जब से ये लोग धरती पे आए हैं तो ये ज़मीनों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो ज़मीनों का इस्तेमाल करते आ रहे तो भैया ज़मीनों को मेजर करना और ज़मीनों को कंजर्व करने का काम भी हमारा ही होगा, कोई और तो करेगा नहीं। लेकिन ज़मीन कम क्यों हो रही है, डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई, ओवर ग्रेजिंग लैंड, जो ज़मीन ज़्यादा चरे जा रहे हैं उनकी वजह से, माइनिंग हो रही है इसलिए ख़राब हो रहा है। बहुत बड़े लेवल पे ये सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से ज़मीन जो है हमारे पास कम होती जा रही है। ज़मीन को रोकने का उपाय क्या है, ज़मीन को रोकने का उपाय अफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई पर रोक लगाया जाए, प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ ग्रीजिंग, कंट्रोल ओवर ग्रीजिंग, प्लांटेशन, शेल्टर बेल्ट। मतलब हमें ये पता लगाना होगा कि किन ज़मीनों पर ग्रीजिंग हो रही है, किन ज़मीनों पे पशु चारागाह हो रहा है, और उन पे कंट्रोल लगाया जाए, ज़्यादा नहीं पर कम लगाया जाए। दूसरा शेल्टर बेल्ट बनाया जाए। शेल्टर बेल्ट क्या होता है, जो प्लांट के कोने कोने में पेड़ उगा दिया जाता है, ज़मीन के मतलब जो खेत होता है, खेत, इस खेत के कोने कोने में, ये खेत है हमारा, यहाँ पे पेड़ लगा दिए जाए और उससे हवा उड़ेगी तो ऑफकोर्स यहाँ की मिट्टी उड़ के कहीं दूसरे वहाँ नहीं जाएगी, तो इससे भी ज़मीन को बचाया जा सकता है। तो ये है शेल्टर बेल्ट। उसके बाद सैंड डून्स, सैंड डून्स जो होते हैं, जो रेगिस्तान के अंदर होते हैं, वो भी क्या कहते हैं, ऑफकोर्स ज़मीनों को कम करने से बचाते हैं। माइनिंग एक्टिविटी बंद करना चाहिए। अवॉइड ओवर इरिगेशन, मतलब बहुत बड़े लेवल पर जो सिंचाई होती है बहुत ज़्यादा, तो वो मिट्टी को काट देती है, तो उससे भी ज़मीन ख़त्म हो जाती है। ज़मीन के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर, उसके ऊपर ज़्यादातर फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे भी ज़मीनें जो है ख़राब होती चली जाएंगी। तो इसीलिए हमें पता है कि ये भी एक रिसोर्स है और सॉइल भी साथ में एक रिसोर्स है। सॉइल आपको पता है कि लिविंग सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है और मिलियन ईयर्स लगते हैं इसको 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए। हमें लगता है कि नॉर्मल सा छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन सही मायने में इसको कई लाखों साल लगते हैं। तो ये था दोस्तों वीडियो लेक्चर सीरीज़ का तीसरा पार्ट। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके जस्ट थोड़ा सा आगे, ताकि आपको एक और रिसोर्स के बारे में समझ में आ सके कि ये भी एक टाइप का रिसोर्स है और इस रिसोर्स का रियल लाइफ में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो अधिक जानकारी के लिए आपको ज़रूर डाउनलोड करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।